Hello everyone. So in last class we had discussed about the theories, Werner theory and valence bond theory. In this class we will discuss the crystal field theory. So अपन इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को बिल्कुल बेसिक मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। मैं वो पूरा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा जैसे क्लास में पढ़ते हैं कि सेंट्रल मेटल यूनिवर्स के सेंटर में बैठा है, दूर से लिगेंड अप्रोच करेगा, ऑक्टाहेड्रल है तो अलोंग द एक्सिस अप्रोच करेगा, फिर उसको स्प्लिट करेगा। ऐसा सिंपल सा देखो। दिस इंटरेक्शन ऑफ द सेंट्रल मेटल और लिगेंड अज्यूम टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये जो इंटरेक्शन होता है ये कैसा इंटरेक्शन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, क्योंकि आपके पास मेटल है और साथ में लिगेंड है। तो मेटल और लिगेंड का जो अट्रैक्शन है वो कैसा माना गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक। न्यूट्रल चार्ज लिगेंड्स को पॉइंट डाइपोल, जो लिगेंड्स हैं उनको पॉइंट माना गया था कि बिल्कुल पॉइंट से है। पर अगर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है तो उनको क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज। और न्यूट्रल है तो उनको बोलेंगे सिर्फ पॉइंट डाइपोल। लिगेंड की प्रेजेंस में सारी की सारी जो डी ऑर्बिटल है, पांचों डी ऑर्बिटल्स डीजनरेट तो होती हैं, बोलो, और क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है दो साइड में, एक T2G और एक EG। और उनकी डीजनरेसी क्या हो जाती है? लूज हो जाती है। क्या मेरी बात क्लियर है? ये मान लो आपका मेटल है, तो इसमें दो केस पड़ते हैं, ऑन द एक्सिस, इन बिटवीन एक्सिस। बोलो हाँ है ना? अगर ऑन द एक्सिस आ रहा है लिगेंड अप्रोच करने, तो वहाँ क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। और इन बिटवीन एक्सिस आ रहा है तो वहाँ क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। ऑन एक्सिस आएगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। और एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि पांचों के पांचों, ये देखो, ये पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल है, इनको क्या लगेगा? मेरी तरफ आ रहा है, और मेरी तरफ आ रहा है तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सारे के सारे डी ऑर्बिटल है, बोलो, इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बाहर से जो लीगेंट आएगा उसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज का रिपल्सन होगा, और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज का रिपल्सन होगा तो एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। और एनर्जी बढ़ेगी तो आपके पास वहां से स्प्लिटिंग हो जाएगी। किसकी? क्योंकि जो एक्सिस पे था, एक्सिस पे कौन होगा? dx2i2 और dz2, ये ऑन द एक्सिस होते हैं। ये एक्सिस वालों को क्या होगा? उनको लगेगा कि रिपल्सन ज्यादा लगेगा क्योंकि ऑन द एक्सिस है। और इनको रिपल्सन ज्यादा लगेगा तो इनकी एनर्जी ज्यादा होगी। और इनकी एनर्जी ज्यादा होगी तो जो इन बिटवीन एक्सिस वाले हैं, dxy, dyz, dxz, इनको रिपल्सन क्या लगेगा? कम। तो इनकी एनर्जी क्या होगी? कम। अगर इनकी एनर्जी कम होगी तो ये नीचे लिखे जाएंगे और वो ऊपर लिखे जाएंगे। पॉइंट क्लियर? तो ऑक्टाहेड्रल में नीचे कौन लिखा जाएगा? T2G। ऊपर कौन लिखा जाएगा? EG, क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा है। टेट्राहेड्रल में अब किसके अलोंग आएंगे? इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच करेंगे। इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच करेंगे तो किसको अप्रोच करेंगे? इन बिटवीन एक्सिस वालों को। और इन बिटवीन एक्सिस वालों की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। और EG वालों की एनर्जी क्या होगी? कम। तो नेक्स्ट आता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, CFSC। दो है ना, एक है CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और एक स्टेबलाइजेशन। तो अभी अपन स्प्लिटिंग की बात करें इन ऑक्टाहेड्रल, तो स्प्लिटिंग को डेल से लिखते हैं, ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल। तो इन octahedral complex the direction of approach of ligand is towards d orbital which lie on the axis, therefore they experience more repulsion, hence the energy level increases। ये डी ऑर्बिटल थे मेरे भाई, n-1 था, डी जनरेट थे, डी एक्स वाई सब था इसमें। पर जैसे ही क्या हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड सभी की एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि सभी को लगा मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, क्योंकि मेरे भाई इनफाइनाइट से आ रहा है। और लिगेंड अगर इनफाइनाइट से आ रहा है, तो इनफाइनाइट से आ रहा है तो सबको ये लगेगा मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। तो सबकी एनर्जी एक साथ बढ़ गई, ये एनर्जी बढ़ गई। इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स सबकी एनर्जी बढ़ गई। अब ये डीजनरेट है। बट आपको पता है जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो एक्सिस वाली को अप्रोच करेगा, तो एक्सिस वाली को अप्रोच करेगा तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इसलिए इनकी एनर्जी बढ़ गई और इनकी एनर्जी घट गई। भाई ये मीन वैल्यू होता है जिसको बोलते हैं वेरी सेंटर। क्या बोलते हैं? वेरी सेंटर। अब ये जो वेरी सेंटर है, इससे ऊपर एनर्जी नीचे एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी बराबर है, जीरो हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर? इसको बोलते हैं डेल ओ। क्या बोलते हैं इसको? डेल ओ। CFSC है ये। क्या है? स्प्लिटिंग वाले। अब देखो भाई, एक तीन है, इन तीन को कितने का रिपल्सन लगेगा? दो को। साइन किसका हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि इस एनर्जी से नीचे है ये। साइन किसका हो जाएगा? माइनस का। इन तीन को कितने का रिपल्सन लगेगा? दो को, तो -2 बटा टोटल 5 डेल ओ। इन दो को कितने लगेगा? तीन को, तो यहाँ कितना हो जाएगा? +3/5 डेल हो। तो ये +3/5 डेल होता है 0.6 डेल हो, और ये होता है -0.4 डेल हो। यहाँ T2G लिखा है और ये क्या लिखा है? EG। टी का मतलब ट्रिपली, जी का मतलब डीजनरेट। क्या? बोलो हाँ है ना? और ये डबली डीजनरेट है। क्या बात समझ में? डीजनरेट क्यों बोला? क्योंकि इन तीनों की एनर्जी क्या है? बराबर है। हाँ या ना? और ऑक्टाहेड्रल में आपको पता है कि क्या प्रेजेंट होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ से जाऊंगा तो भी लिगेंड मिलेगा, यहाँ भी लिगेंड मिलेगा, यहाँ भी लिगेंड, तो यहाँ भी लिगेंड, यहाँ लिगेंड, तो यहाँ भी लिगेंड। क्या मेरी बात क्लियर है?
तो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, इसलिए अपन यहाँ लगा दिया जी। ठीक है। और डेल ओ का मतलब क्या है? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का मतलब है CFSC। ठीक है। इसके अलावा यहाँ है डेल ओ जो है, ये डेल ओ किसके बराबर है? 10 DQ के बराबर होता है। तो इसको अपन 6 डेल ओ लिखते हैं, 0.6, तो ये 6 DQ हो गया, ये कितना हो गया? 4 DQ हो गया। साइन माइनस का आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखो आगे। अब आता है डीएक्स सिस्टम। डीएक्स सिस्टम मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेंट्रल मेटल डिपेंड्स अपॉन टू टाइप ऑफ एनर्जी। कितने टाइप ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करेगा? टू टाइप ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करेगा, एक डेलो पे और एक पेयरिंग एनर्जी पे। तो CFSC, डेलो मतलब CFSC, और एक क्या है? पेयरिंग एनर्जी। ये पेयरिंग एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मेटल पे। पी इज सेम फॉर सेम मेटल। ठीक है। अगर मेरे भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। क्या होगी? ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। देखो, अगर मेरे भाई ये डी ऑर्बिटल थी, ध्यान से सुनना भाई, ये डी ऑर्बिटल थी, 1 2 3 4, लिगेंड ने जोर से धक्का मारा, बहुत जोर से, तो ये जो स्प्लिटिंग हुई, ये स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी? ये जो गैप है, ये गैप क्या होगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये गैप जो है बहुत ज्यादा हो, ध्यान से सुनना। अब मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये जो डी ऑर्बिटल है, इसको 100 की स्पीड से धक्का मारेगा, 100 की स्पीड से अप्रोच करेगा, 100 की स्पीड से रिपल्सन करेगा। तो ये जो स्प्लिटिंग है, ये स्प्लिटिंग भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और अगर ये स्प्लिटिंग ज्यादा होगी मतलब डेलो क्या हो गया? बहुत ज्यादा है, डेलो ज्यादा है। अब मेरे भाई मान लो 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने, 3 इलेक्ट्रॉन में कोई दिक्कत नहीं। अब चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया, बोलेगा कहाँ जाऊँ, ऊपर जाऊँ या नीचे जाऊँ? मैं कहूंगा भाई ऊपर जाने की तो सोच भी मत। बोलेगा क्यों? मैं गैप बहुत ज्यादा है, इतनी एनर्जी है नहीं कि मैं तेरे को ऊपर भेज दूं। बोलो हाँ या ना? तो मतलब तू नीचे आ जा। बोलो क्या मेरी बात के लिए? तो हमने क्या करवा दिया? पेयर करवा दिया। क्या करवा दिया? पेयर करवा दिया। क्यों पेयर करवा दिया? क्योंकि डेलो क्या है? बहुत ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ में? डेलो इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, मतलब आप क्या करवा दो? पेयर करवा दो। क्यों करवाया? क्योंकि आपको पता है इतने ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि गैप क्या है? ज्यादा है। अगर ये पेयर करवा दूंगा तो कैसा बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर? तो मोर अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग होगी, डेलो ज्यादा है, गैप ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को हम शिफ्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है वीक फील्ड लिगेंड। अगर वीक फील्ड लिगेंड तो जोर से धक्का नहीं मारेगा, स्लोली अप्रोच करेगा, तो जो गैप होगा वो भी कम होगा। और गैप होगा तो मैं कहूंगा यार तू क्यों यहाँ भसड़ कर रहा है? बोलो हाँ या ना? 3 इलेक्ट्रॉन तो है और ऊपर खाली पड़ा है, तो ऊपर ही चला जा चौथा इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर पेयर करवाऊंगा तो एनर्जी लगेगी, और सिस्टम एनर्जी लेना नहीं चाहता, सिस्टम एनर्जी रिलीज करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तभी तो सिस्टम स्टेबल होगा जब एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। डेलो कम है, इजीली क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा इजी में। तो यहाँ कोई पेयरिंग नहीं हुई, तो कैसा बनेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहाँ डेलो ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी है, और अपन ने यहाँ क्या बोल दिया? पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है किससे? डेलो से। तो ये पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा, और सिस्टम स्टेबल होना चाहता है तो एनर्जी लगाना नहीं चाहते। यहाँ ज्यादा एनर्जी कौन सी लगेगी? पेयरिंग। और हम पेयरिंग लगाएंगे नहीं, हम क्या देखेंगे? डेलो। क्या मेरी बात क्लियर? यहाँ डेलो एनर्जी ज्यादा है तो हम डेलो नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे? पेयरिंग। जहाँ एनर्जी कम है उसको देखेंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक्सोथर्मिक प्रोसेस से स्टेबल करना है, एंडोथर्मिक थोड़ी है। ठीक है भाई। तो फैक्टर्स देखें तो 2 फैक्टर्स होते हैं इसको, एक CFSC और एक पेयरिंग एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन। अब देखो, मॉलिक्यूल को स्टेबल होने के लिए रिलीज एनर्जी को प्रीफर करेगा, बट इन बोथ एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। तो मॉलिक्यूल वहां जाएगा जहाँ क्या हो? लेस एनर्जी रिक्वायर्ड हो। अब डेलो ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, कहाँ एनर्जी कम है? पेयरिंग में। गो विद पेयरिंग। पेयरिंग ग्रेटर देन डेलो, कहाँ ज्यादा है? डेलो। डेलो ज्यादा है मतलब स्प्लिटिंग होगी, मतलब आपके पास कहीं ना कहीं पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। डेलो कम है, डेलो कम है मतलब स्प्लिटिंग कम है, स्प्लिटिंग कम है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाएगा। वीक फील्ड, नो पेयरिंग। बात समझ में? और इस चीज को थोड़ा अपन उससे भी देख सकते हैं। देखो, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसको मैं रब कर दूंगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये केस मैं लिख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड का, और ये केस लिख रहा हूँ वीक फील्ड का। देखो, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो गैप ज्यादा है, अगर गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? नीचे। चौथा भी यहाँ, पांचवा भी यहाँ, छठा भी यहाँ, फिर सातवां यहाँ, आठवां यहाँ, नौवां यहाँ, 10वां यहाँ। क्या मेरी बात क्लियर है? वीक फील्ड है तो पहला, दूसरा, तीसरा तो यही रहेगा। और चौथा है तो वीक फील्ड है तो मतलब इतनी ज्यादा स्प्लिटिंग हुई नहीं, स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं हुई, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। पांचवा यहाँ जाएगा, सिक्स, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। इस टाइप से अपन क्या करेंगे? फिलिंग करेंगे। ठीक है। अब देखो, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये तो आपको बताइए,
यार यार ये तो पता, आपको पता है यार, ये T2G, यार ये इसे अगर नहीं पता तो यार और कुछ करो जीवन में, बहुत कुछ है करने करना है। तो देखो, अगर D1 ये भर लोगे ना, T2G में एक है तो यहाँ क्या लिखूंगा, अगर 1 है तो T2G 1 इजी 0, या 2 है तो T2G 2 इजी 0, और D3 है तो T2G 3 इजी 0, D4 है तो T2G 4 इजी 0, क्योंकि पेयरिंग करवा दी, ऐसे करना है। अब देखो, D1 D2 D3 है तो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा D2 sp3 होगा, खत्म। D4 D5 D6 D7 है तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो D2 sp3 बन जाएगा, और अगर वीक फील्ड है तो sp3 D2 बन जाएंगे, सारे क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। यहाँ याद रखना, यहाँ भी कैसा होगा, पैरा। D6 को छोड़ के D6 क्या होगा, डाया। और अगर D7 है तो वहाँ एक अनपेयर्ड है तो उसको हम एक वैकेंट के अंदर क्या करवा देंगे, शिफ्ट करवा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो वहाँ भी सेम ही रहेगा। D8 D9 D10 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड, क्या बनेगा, sp3 D2, सारे क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक, एक्सेप्ट D10 कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। इन D2 sp3 n-1 is used in sp3 D2 dx2y2 और dz पेयर है। क्या मेरी बात क्लियर है? If oxidation number of central atom greater than +4, there would be forced pairing even in presence of weak field ligand। ध्यान से सुनना, अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम का +4 से ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा, फोर्स्ड पेयरिंग होगी, चाहे लिगेंड कैसा हो, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, क्या बोला मैंने, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो वहां हमेशा पेयरिंग होगी। कुछ केस है भाई ऑक्टाहेड्रल को सोल्व करने से पहले ही आपको याद रखना है, Mn+2 Fe+3 के साथ NH3 कैसा होगा, वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होगा। कोबाल्ट +3 के साथ H2 और ऑक्सैलेटो-2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है, कोबाल्ट +2 के साथ NH3 कैसा होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। निकल +4 के साथ सारे लिगेंड कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, F नेगेटिव भी कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। कॉपर की बोतल होती है, पानी पानी रखते हो ना उसमें, कॉपर +2 वाटर कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। यहाँ ओ आ रहा है, यहाँ दोनों में भी ओ आ रहा है, मतलब H2 और ऑक्सैलेटो भी कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, कोबाल्ट +3। 4D 5D मेटल के साथ सारे लिगेंड कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड। इन बातों का याद रखना है, उसके बाद एक क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है, किसका, CFT। क्लियर। हम देखो, COH2O6 Cl3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है, तो आपने क्या किया, T2G किया। आपको पता है CO+3 के साथ वाटर कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, तो अपन ने 1 2 3 4 5 और 6 सारे इलेक्ट्रॉन यही भर्ती, तो यहाँ दो खाली है तो यहाँ अंदर वाला यूज होगा। तो क्या यूज होगा, ये डी तो है तो ये डी, उसके पार्ट बनाए, तो ये डी खाली है तो ये D2, और आगे sp3 है ही, D2 sp3 इनर ऑर्बिटल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन है, बोलो आयन, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। सेम ऐसे सोल्व करना है मेरे भाई, sp3 घर से सोल्व कर लेना आराम से। Fe है तो यहाँ से आपको वही बातें हैं, Mn के साथ NH3 कैसा होगा, वीक फील्ड, इस बात का ध्यान रखना है ना। ये आपके पास 4D 5D के जितने मेटल है वहाँ सारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, उसका याद रखना। क्या मेरी बात क्लियर है? थोड़े ये ऑब्जर्वेशंस हैं, बट आई होप ये आपको कहीं इतना याद काम नहीं आती, कोई जो नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए CFT यूज ना करें, अकॉर्डिंग टू CFT इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल, नो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग वगैरह होती नहीं है तो कभी यूज नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है CFSC। तो CFSC का मतलब यहाँ स्प्लिटिंग है, और S का मतलब है स्टेबलाइजेशन, दोनों मतलब है, स्प्लिटिंग है तो डेल ओ, और स्टेबलाइजेशन है तो डेल O+P है। ये आपको पता ही है, ये आपको पता ही है सारी बातें। यहाँ G मतलब जी रेड है, जी सिमेट्री है, बोलो हाँ है ना, क्लियर। CFSC अगर मैं स्टेबलाइजेशन निकालूँ तो क्या रहेगा, देखो, -0.4 डेलो, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, +0.6 इंटू n इंटू EG, प्लस x इंटू पी। एक्स पी मतलब, x का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पेयर्स या टोटल नंबर ऑफ न्यू पेयर्स। टोटल नंबर ऑफ न्यू पेयर्स तो VBT से देख लेना, और टोटल नंबर ऑफ पेयर देखना वो CFT से देखना। P मतलब पेयरिंग एनर्जी। ये स्टेबलाइजेशन है मेरे भाई। ठीक है, कभी भी आपको क्वेश्चन में कह दे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, CFSC की वैल्यू कैलकुलेट करो, D6 में लो स्पिन, लो स्पिन मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो ये आपने फिल कर दिया। या टोटल पेयर कितने आ गए, टोटल पेयर आ गए x 3 आ गए, क्या मेरी बात है, और कितने आ गए, 2 आ जाएंगे, वो किस जाएंगे, VBT से, वो किस जाएंगे, VBT से, क्योंकि VBT में आप ऐसे ही तो करोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और ये 6। अब कितने नए पेयर बनेंगे, एक ही नया पेयर बनेगा, एक ही नया पेयर, नए पेयर कितने बने, 2,
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो टोटल पेयर्स CFT, टोटल पेयर किससे बताएंगे CFT से, और न्यू पेयर किससे बताएंगे BVT से। सेम D5 के लिए बताओगे। अब समझो यार, अगर क्वेश्चन में बोले CFSC तो ये वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी। अगर आपको क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन दे दे, जैसे D6 दे दिया, D5 दे दिया सिंगल, तो क्या करो, फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर दो। और अगर आपको बहुत से कॉम्प्लेक्स दे दिए 3 4 और उसमें पूछेगा CFSC का ऑर्डर लिखो, तो मेरे भाई आप इनको क्वेश्चंस को फॉर्मूला लगा के सोल्व नहीं कर पाओगे, उसमें टाइम लगेगा। तो आपको किससे सोल्व करना है, फैक्टर से सोल्व करना है। किससे सोल्व करना है, फैक्टर से सोल्व करना है। क्लियर है। उसके बाद देखो ये D6 है, CFSC स्टेबलाइजेशन है, बोलो हाँ है ना, तो ऐसे कैलकुलेट कर लेना। ये D5 है, ऐसे कैलकुलेट कर लेना। तो देखो यार, जब CFSC जीरो कब आएगी, CFSC जीरो तब आएगी या तो मेरे D5 हो वीक फील्ड, या D0 हो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड, या D10 हो स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड। तो हमेशा CFSC क्या रहेगी, जीरो रहेगी। क्या मेरी बात क्लियर है। मतलब T2G EG आर फील्ड सिमेट्रिकली, कैसे फील्ड हो सिमेट्रिकली, तो भी CFSC क्या होगी जीरो। और बता ही दिया मैंने D5 होगा तो भी कैसा होगा जीरो। क्योंकि अगर सिमेट्री आ गई तो जितना नीचे स्प्लिटिंग हुआ उतना ऊपर हुआ, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमेट्री है तो बराबर हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जो वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी, और टोटल एनर्जी वैसे जीरो हो जाएगी। ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, आपको पता है कि इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच करेगा, तो इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच करेगा तो T2 वालों की बढ़ेगी और ये वालों की घटेगी। यहाँ जी नहीं लगाएंगे, जी रेट नहीं है, क्योंकि यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। बोलो हाँ, यहाँ टेट्राहेड्रल है ना, यहाँ तो लीगेंड है बट यहाँ क्या है, हवा। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 0.6 डेल्टी, और यहाँ कितनी आएगी +0.4 डेल्टी। फॉर्मूला वही रहेगा, -0.6 डेल्टी n इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 0.4 डेल्टी n इंटू T2 प्लस XP। ठीक। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डायरेक्शन ऑफ अप्रोच इज लिगेंड टुवर्ड द नॉन एक्सियल सेट, बोलो हाँ है ना, इसको बोलते हैं T2 सेट। देयरफॉर वहाँ क्या होगा, ज्यादा एक्सपीरियंस रिपल्सन होगा, उससे उनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। Tetrahedral complex lacks center of symmetry. Therefore, subscript G cannot be used. बता दिया। In tetrahedral complex, low spin complex rarely observed होंगे। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रेयरली ऑब्जर्व होंगे। तो यहाँ पे कभी भी पेयरिंग नहीं करनी, वेदर द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड। लो मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले कॉम्प्लेक्स रेयरली ऑब्जर्व। क्लियर। क्योंकि यहाँ आपको पता है कि जो एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर की होती है, फिर डेल ओ की होती है, और फिर डेल टी की होती है। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ या ना। और यहाँ पे अगर ऐसा होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है, मतलब डेल टी क्या है, हमेशा कम ही होगा, किससे, पेयरिंग से। तो पेयरिंग करवानी ही नहीं है, और पेयरिंग नहीं करवानी तो मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रेयरली ऑब्जर्व होते हैं। इसलिए कभी भी सवाल भी CFT से सोल्व करा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वहां कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला पेयरिंग करवाई नहीं है, चाहे कुछ भी आ जाए। तो फिर आप कैसे बताओगे, वहां तो एक जैसे ही बनेगा फिर। ठीक। नीट के सिलेबस में आपके पास स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर वैसे है नहीं, बट आप देखना चाहते हो ऐसे देख सकते हो कि जो 3D मेटल है उनमें DXY, DXZ, DYZ, फिर DZ² में भरे जाते हैं, फिर DXY और DX2Y2, और 4D 5D में DZ², DXZ, YZ, DXY और DX2Y2 इनमें एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, फैक्टर्स। फैक्टर्स CFSC की सबसे पहले आप ज्योमेट्री है, स्क्वायर प्लेनर है, फिर ऑक्टाहेड्रल है, फिर टेट्राहेड्रल की है। सबसे ज्यादा एनर्जी स्क्वायर प्लेनर, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल। आपको इनके रिलेशंस याद होने चाहिए। डेल एसपी किसके बराबर है, 4/3 डेल ओ। कई बार आपको डेल ओ की वैल्यू दे देगा, डेल एसपी की पूछ लेगा, डेल ओ की दे देगा, डेल एसपी की पूछ लेगा। तो डेल एसपी की वैल्यू कितनी है, 4/3 डेल ओ। और डेल टी की वैल्यू इसके साथ रिलेशन क्या है, 4/9 डेल ओ। ठीक है। डेल एस पी इक्वल टू 1.3 डेल हो गया उसका। ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ज्योमेट्री लगाना। क्या लगाना है, ज्योमेट्री। फिर लगाना है टाइप ऑफ लिगेंड, ये आपके फैक्टर्स है। ठीक है भाई। फिर लगाना है चार्ज, और फिर लगाना है टाइप ऑफ मेटल। इन फैक्टर से सोल्व करेंगे। ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, VBT लगाएंगे, sp3i। यहाँ 6 है, आपको पता ही ऑक्टाहेड्रल, आपको पता है ऑक्टाहेड्रल की तो ज्यादा ही होगी, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये CN4 आ गया, DsP2 है, स्क्वायर प्लेनर है,
और यहाँ पे क्या है NiCN6 4 नेगेटिव, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर की क्या होगी, ज्यादा होगी। ये आपके पास ट्रिक है, या इसकी फोटो लेना चाहो तो यहाँ फोटो ले लो, है ना। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ज्यादा इतना काम आता नहीं है, थोड़ी बहुत काम आती है। ऐसे याद रखो, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हेलोजन, कार्बन में CO की ज्यादा होगी, CN नेगेटिव से। नाइट्रोजन वालों में NO2 माइनस की ज्यादा होगी, फिर EN, फिर NH3, फिर EDT, NCS। ऑक्सीजन में H2O ऑक्सलेट हो, OH नेगेटिव। हेलोजन में F नेगेटिव, Cl, Br, I। और इन दोनों के बीच में S2 नेगेटिव और HCl नेगेटिव को आप क्या कर देना, ऐड कर देना। दूसरा स्ट्रेंथ वो ये लिगेंड की, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड आपको पता है कि सबसे ज्यादा किसका हो, कार्बन डोनर, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हेलोजन। सवाल सोल्व कर लेना भाई। उसके बाद चार्ज है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा मेटल में, उतनी ज्यादा CFSC की वैल्यू आएगी। डेल ओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, बोलो हाँ है ना। क्योंकि जितना मेटल पे चार्ज ज्यादा होगा उतना वो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो जो लिगेंड अप्रोच करेगा उसको ज्यादा शो की स्पीड से खींचेगा। और ज्यादा रिपल्सन होगा तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, ज्यादा स्प्लिटिंग होगी तो CFSC की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस पे चार्ज देखना, तो पहले फैक्टर लगाना है ज्योमेट्री, फिर लगाना है लिगेंड, टाइप ऑफ लिगेंड, फिर लगाना है चार्ज, और फिर लगाना है टाइप ऑफ मेटल। मोर चार्ज मोर जेड इफेक्टिव, सेंट्रल मेटल अट्रैक्ट लिगेंड ज्यादा, तो रिपल्सन बिटवीन सेंट्रल मेटल लिगेंड ज्यादा, तो स्प्लिटिंग भी ज्यादा। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ सेंट्रल मेटल, तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटल 5D का सबसे ज्यादा, फिर 4D, फिर 3D। क्योंकि अपनों को होता है टॉप टू बॉटम जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है। 4D 5D में तो सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होते ही हैं, हाँ या ना। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ CFSC, जिसमें आता है स्प्लिटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कलर और कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है या लो स्पिन है। सबसे पहले आता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब यार ये जो अपन ये वो पीछे देखा है ना, ये अपन ने डेलो की बात कर रहे थे, जहाँ भी बात कर रहे थे, मतलब CFSC की बात कर रहे थे, जब डिफरेंट कॉम्प्लेक्स आ गए भाई। अगर ये 2 कॉम्प्लेक्स आ गया, 3 कॉम्प्लेक्स आ गए, ऐसे 4 कॉम्प्लेक्स आ गए, तो मैं फॉर्मूला लगा के थोड़ी ना CFSC निकालूंगा, मैं क्या लगाऊंगा, फैक्टर्स लगाऊंगा। और ये फैक्टर्स किसको बता रहे हैं, CFSC, मतलब एक टाइप से एनर्जी को बता रहे हैं, बोलो हाँ या ना। और उसके लिए अपन ने क्या देखा है, तरीके देखे हैं सोल्व करने के, और दिस इज द बेस्ट वे टू सोल्व। आपको मिलेगा नहीं कि कहाँ कौन सी अप्रोच लगानी है, सही बता रहा हूँ, है ना। दुनिया आपको ये बताए कि वो लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, जब पेपर में आएगा तो तुम्हें नहीं पता होगा कि पहले कौन सा लगाना है। इसलिए याद रखना है कि सबसे पहले ज्योमेट्री, फिर LCM। समझ में आया। अब देखो, ये मेटल है, मेरे पास लिगेंड है ना। अब ये मेटल और लिगेंड अगर आपके पास रिएक्शन करेंगे, एक्स का मतलब कितने भी नंबर भी हो सकते हैं, तो क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इधर जाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही, इधर जाएंगे रिएक्शन बैकवर्ड जा रही। तो आपके पास क्या बन गया, M, L और X। एक्स कोऑर्डिनेशन नंबर बताया, और जो कोई भी चार्ज होगा वो मेटल पे प्लस माइनस है। अगर मैं रिएक्शन कहता हूँ फॉर्मेशन के लिए, फॉरवर्ड जा रही है रिएक्शन इधर, तो ये फॉर्मेशन हो रहा है, और इधर डिसोसिएशन हो रहा है, दोबारा टूट रहा है। तो अगर मैं KF की बात करूं तो क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, बोलो हाँ है ना, MLX बाई M इंटू L की पावर X। अगर मैं कहता हूँ MLX का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, तो मतलब इसका डिसोसिएशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब अगर KF ज्यादा है, फॉर्मेशन ज्यादा है, कब होगा फॉर्मेशन ज्यादा, जब स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की ज्यादा होगी। तो अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तभी रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। मतलब इसका फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, डिसोसिएशन कम हो रहा है, बोलो हाँ है ना? तो यही क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ से सवाल आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम। तो वही स्टेबिलिटी में भी आपको क्या लगाना है, सबसे पहले ज्योमेट्री, फिर LCM। एल का मतलब हो गया लिगेंड्स, और इसमें अपन को थोड़ा डिफरेंट देखना है, डिफरेंट इन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। यहाँ थोड़ा अप्रोच चेंज हो जाएगी। यहाँ आपको याद रखना है कि सिनर्जिक वालों की सबसे ज्यादा होगी SCN, फिर जहां चिलेशन होगा उनकी ज्यादा होगी, फिर नॉर्मल वालों की। पॉइंट ध्यान से सुनना, ज्योमेट्री तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल। रिलेशन आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद लिगेंड देखते थे, वहां भी यहाँ भी लिगेंड देखते हैं। वहां किसकी बात कर रहा हूँ, एनर्जी की। हम बात अभी किसकी कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की। दोनों में फर्क है। अगर मेरे को लिगेंड देखना है तो मेरे को क्या देखना है, लिगेंड में सबसे पहले की सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला होगा, उसकी सबसे ज्यादा CFSC होगी। फिर चिलेशन वाला होगा, फिर क्या होगा, नॉर्मल वाला। बोलो हाँ है ना। ओवरऑल ऑर्डर की बात करूँ तो ज्योमेट्री है सबसे ज्यादा, फिर आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग, चिलेशन, फिर नॉर्मल, फिर चार्ज, और फिर मेटल। क्योंकि GO LCM, ये तो L की कहानी थी, C और M तो सेम है। बोलो हाँ यार, क्या मेरी बात के लिए। तो यहाँ सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी या चिलेशन हो गया या नॉर्मल लिगेंड्स आई,
कार्बन ज्यादा, फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बोलो हाँ। और सिनर्जी कौन करेगा? CO Cn नेगेटिव, NO प्लस, C2H2 CO2। जनरली ये 3-4 काम आते हैं, CO Cn नेगेटिव NO प्लस। ठीक है, एक CO2। अब इनको क्या करना है आपको? स्टेबिलिटी ऑर्डर बताने हैं। अभी देखो, यहाँ भी सी एन है, यहाँ एफ है, तो ये सी एन तो कुछ सोचना ही नहीं है। सी एन कैसा है? सिनर्जिक वाला, इसकी ज्यादा हुई। यहाँ सी एन है, यहाँ भी सी एन है, बाकी सेम है। मेटल पे एफ है +3 है, Fe +3 की ज्यादा। यहाँ 3D 4D 5D है, 5D वाले की ज्यादा। यहाँ 3D 4D 5D है, 5D वाले की ज्यादा। यहाँ H2 है, यहाँ ऑक्सैलेटो या EDT है, तो ना यहाँ कोई भी चिलेशन वाला नहीं है। फिर आप देखते हो क्या? सॉरी, सिनर्जिक वाला नहीं है, फिर आप क्या देखते हो? सिनर्जिलेशन। EDT अकेला 5 रिंग बनाएगा, ऑक्सैलेटो 3, एक रिंग, एक ऑक्सैलेटो एक रिंग बनाएगा, तीन तीन बनाएंगे। H2O बनाएगा नहीं, मोनोडेंटेट है, इसलिए इसकी ज्यादा। ये CN और ऑक्सैलेटो है, ये तो ऑक्सैलेटो चिलेशन वाला है, सिनर्जिक वाला है, सिनर्जिक वाले की ज्यादा। H2O और H2 है, या +2 का या +3 है, +3 की ज्यादा। निकल DMG है और निकल Cl4 है, तो निकल DMG तो 4 रिंग बनाता है चिलेशन, और ये तो कोई रिंग बनाता नहीं, नॉर्मल वाला, इसलिए इसकी ज्यादा। ये ऑक्सैलेटो है, ये CN है, किसकी ज्यादा? CN की ज्यादा। क्यों ज्यादा? क्योंकि ये सिनर्जिक बनाता है। ये ऑक्सैलेटो है, ये है। अब ध्यान से सुनो, ये भी कितनी रिंग बनाएगा? 3। और ये भी कितनी रिंग बनाएगा? 3। बट यहाँ कौन डोनर है? ऑक्सीजन डोनर है। यहाँ कौन डोनर है? नाइट्रोजन, तो अगला फैक्टर लगा दिया। यहाँ Cl ऑक्सैलेटो EDT, तो EDT की ज्यादा, फिर ऑक्सैलेटो की, फिर इसकी, क्योंकि नॉर्मल है, ये चिलेट 3 बनाएगा, ये 5 बनाएगा। एक मेटल कंबाइन करता है लिगेंड L1 L2 3 के साथ, कॉम्प्लेक्स बनाता है, इतना इतना इतना, तो इनकी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी भाई? जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी, 10⁻10 वाले की सबसे ज्यादा, फिर 5 वाले की, और सबसे कम L1 वाले की। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। स्टेबिलिटी समझ में आई? सबसे पहले क्या देखोगे? ज्योमेट्री, फिर क्या देखोगे? लिगेंड। लिगेंड में क्या? सिनर्जिक चिलेशन नॉर्मल, फिर चार्ज, और फिर मेटल। बोलो हाँ या ना। और ये जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, ये क्वेश्चंस आराम से देख लो, फोटो ले लो आराम से, नोट्स में नहीं लिखे हो तो लिख लेना, बाकी तो सारे लिखे हुए हैं भाई। ये क्वेश्चन है ना, ये बेस्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो यकीन मानो इसी से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है भाई, कलर प्रॉपर्टी। तो मैं सोच रहा हूँ कलर वाली प्रॉपर्टी को एक साथ ही खत्म कर देंगे, और आइसोमेरिज्म को भी एक साथ खत्म कर दें। ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। क्या कलर को इस कर दे? चलो एक साथ ही खत्म कर दे। ठीक है भाई, थैंक यू, हैव अ गुड डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। चलो रिवीजन हो जाएगा स्पीड से, सर आपको ये नहीं लगेगा कि हम भूल चुके हैं। और आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सपोर्ट दिखाएं यार, पता चले मुझे क्या क्या चल रहा है। ऐसा थोड़ी है कि मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड।